जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बड़ा ही आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 का आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का आखिरी टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाने वाला ये वाला टॉपिक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा ही मजे का टॉपिक है और बहुत ही डिटेल से समझना इसको आपने मकसूद है, तो ताकि हम लोग जो है वो इसको अच्छे से ओवरकम कर सकें। सुनिए, ओरिएंटेशन हम लोग कहते हैं कि किसी चीज में भी आके लगना है, जुड़ना है, बनना है, उसके बनने की तरतीब क्या है। ओरिएंटेशन बोले तो उसके बनने की तरतीब क्या है। तो अगर हमें तरतीब समझ आ गई कि भाई ये ग्रुप लगना है, ऐसे करके लगना है, वैसे करके लगना है, यूं लगना है, तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई इसे यूं इसे डील करना है। तो इसीलिए ओरिएंटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि सब्स्टिट्यूशन जब हुई है, लास्ट टाइम हमने नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन और अदर थिंग्स पढ़ी हैं, उसके अंदर जो ग्रुप आने वाला है कौन से एटम पे लगता है, किस बेस पे लगता है, सही है ना। तो वो चीज हमने समझनी है। तो सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर हम बात करें तो हम बात बड़ी डिटेल से स्टार्ट करेंगे कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगना हो, इलेक्ट्रोफाइल एक लगना हो, तो उसके लिए कौन सी चीज है, कौन सी जगह है जो डिसाइड करेगी, या कौन सी पोजीशन है जिसके ऊपर उसने आके लगना है। तो इसे जरा समझिएगा। हम कहते हैं बेंजीन give only one kind of mono substituted product। वजह क्या है? Because all the carbon atoms are equivalent in nature। इक्विवेलेंट इन नेचर का मतलब है सारे कार्बन एटम्स क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। जब डिफरेंस है ही नहीं तो एक ही किस्म की प्रोडक्ट बनेगी ना। मसलन अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं तो इसमें जरा मैं वो चीज कर रहा हूं कि इक्विवेलेंट होने की वजह से सिर्फ वन काइंड की प्रोडक्ट मिलती है। मतलब अगर बेंजीन को मतलब स्ट्रक्चरली रिलेट करना चाहूं, बनाना चाहूं, तो सुनिएगा, क्या ऐसी ही बेंजीन होती है? CH 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 CH, यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाली स्ट्रेटेजी होती है। अगर हर कार्बन को देखो, सारे कार्बन एक जैसे हैं। ये कार्बन CH है, CH है, CH है, हर कार्बन ने क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी X ग्रुप मुसल्लत करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो यहां पे जो बेंजीन है वो तो ऐसी है ना जी, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि हर तरफ से ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो जाहिर बात है इसके ऊपर जो ग्रुप लगेगा
वो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे या यहाँ लगे, ये हर तरफ से जो सिमेट्रिकल है, इस वजह से हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हम कहेंगे कि भाई जहां मर्जी लगे, जो हमसे मर्जी कार्बन पे लगे, हर तरफ से ये एक जैसी है, इस वजह से एक जैसी है तो फिर एक ही मानो ना उसे। तो इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कोई डिफरेंस है नहीं है, क्योंकि हर कार्बन एक जैसा है, इसलिए एक ही किस्म की प्रोडक्ट बनेगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है नहीं बन सकती। ठीक है, लो मसला कहां है, वो है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर है। कहां पे है? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर है। अब सुनिए, ये हम सपोज कर रहे हैं कैसे होगा, फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बेंजीन should give five different products of three kinds by die substituted प्रोडक्ट्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की वजह से इसे 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देनी है, 5 देनी है, लेकिन उसकी काइंड्स कितनी है? 3 काइंड्स हैं इन द रेशियो। रेशियो कौन सी है उसकी, वो भी सुने। 40%, 40%, 20%। ये 40% कौन सी होनी चाहिए, ये कौन सी होनी चाहिए, ये 20 कौन सी होनी चाहिए? 40% और दो, और 40% मेटा और 20% पैरा होनी चाहिए। सही है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे होनी चाहिए? असल मसला तो ये है ना, ये रेशियो होनी चाहिए। हमने ये डिसाइड कर ली 3 किस्म की बननी चाहिए और इस रेशियो में बननी चाहिए। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। अभी हम थ्योरेटिकल अप्रोच को फिर प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। सही है। तो ये हमें सिखाने जा रहा है कि क्या हमने ये बात सही बोली है या हमारी जो बात है उसे अभी हमने कुछ नेक्स्ट अखज करना है। तो जरा सुनिए, मैं इसे अमली जामा पहनाने के लिए ये रिएक्शन लिखना चाहता हूं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड पहले से ही है, आप उसके ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लाना चाहते हैं। तो ये बेंजीन, तवज्जो बरकरार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझाई जा रही है और इसके बाद कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे आगे लेकर चलना है। तो सुनिए, लेट हमारे पास कोई वाई है। अब बेंजीन के अंदर 5 पोजीशन है जहां पे वो लग सकती है। वो यहां पे लग सकता है, इससे अगले कार्बन पे भी लग सकता है, इससे अगले कार्बन पे भी लग सकता है, इससे अगले कार्बन पे भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। कितनी पोजीशन है? 5। ठीक है, तो 5 पोजीशन हैं, लेकिन काइंड्स कितनी है वो भी देखते हैं। काइंड्स कितनी है वो भी देखते हैं। अब सुनिएगा जरा, तवज्जो कम ना हो, सब लोग फोकस्ड रहे कि अब देखो क्या मैं इसको और दो, क्योंकि ये वाली पोजीशन कौन सी है? और दो। अब क्या इसे मैं मेटा कहूंगा? बिल्कुल मेटा कहूंगा, क्योंकि इसकी पोजीशन ये वाली कौन सी है? आप सबको पता है मेटा पोजीशन है। सही है। और इसको क्या कहूंगा मैं? पैरा।
इसको फिर से मैं क्या कहूंगा, मेटा, इसको फिर से मैं क्या कहूंगा, और दो, क्योंकि ये वाली पोजीशन और दो, उससे अगले वाली मेटा, फिर नीचे वाली पैरा, फिर जब घूम के आएगा फिर मेटा, और फिर जब पहले आएगी फिर से क्या हो गई, और दो। अब ये बात समझने वाली काम की बात है। मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि एक प्रोडक्ट बनी है, 5 प्रोडक्ट बनी है इक्वल, तो 100 को 5 पे डिवाइड करो तो कितने कितने परसेंट आता है, 20% कितने कितने परसेंट आता है, 20%। तो मैं यूं कह सकता हूं ना कि 20% ये बनी, 20% ये बनी, 20% ये बनी, 20% ये बनी, और 20% ही ये बनी। ऐसे करें कि 20% ये सारी बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन यहां बात समझने वाली है, अकल वालों के लिए इशारा है, ये भी और दो, ये भी और दो। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब ये हुआ कि 40% और दो है, क्योंकि और दो वाली तो दो बनी ना, सही है। अच्छा, फिर ये देखो, ये भी मेटा, ये भी मेटा, तो मैं कह सकता हूं ना 40% मेटा बनी, और पैरा की तो एक ही किस्म है, इसलिए पैरा 20 ही रहेगी। ये सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच है, देखो ना, यहां लग गया या यहां लग गया, ये बातें दोनों सेम है ना, दोनों और दो, जब दोनों और दो है तो उन्होंने कहा 20-20 यानी कि 40% और दो बनेगी। फिर मेटा की भी दो पोजीशन है, 20-20 40% मेटा बनेगी, लेकिन पैरा की पोजीशन एक है, इसीलिए उसे कह दिया कि ये कितने परसेंट बननी चाहिए, 20, तो 40-40-20 की रेशियो होनी चाहिए। लेकिन ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है, थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। थ्योरेटिकल अप्रोच वी पीपल हैव डन। अब प्रैक्टिकल क्या होता है सुनिए, व्हेन वी actually perform a dye substituted प्रोडक्ट, या परफॉर्म कह लें या फॉर्म कह लें, देन वी डोंट गेट एनी रेशियो लाइक डिस्कस्ड अबव। जो ऊपर डिस्कस्ड है उस जैसी कोई रेशियो भी हमारे पास नहीं आती। मतलब अब सुनिएगा, मसलन पहले मैंने करवाई नाइट्रेशन ऑफ टोलोइन, जिससे हमारी आंखें खुलती हैं। देखो ये है टोलोइन है, टोलोइन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3। आपने इसकी क्या करवानी है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए कौन से रिएजेंट चाहिए आपको पता है, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 50 to 55, या ऐसे कह लें बस। साथ ये टोलोइन है ना, रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, BC में पढ़ते हैं, सही है। हीट लिख लें, ऐसे लिख लें, हीट लिख लें। अब होता क्या है, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये तो बनेगी 20-20 और ये 40-40-20 की रेशियो में। जब मैंने गौर किया ना कि ये बने तो ये कौन सी रेशियो बनेगी, तो मुझे सिर्फ ये मिली 100%। मैंने देखा तो मुझे 100% मेटा प्रोडक्ट मिली, मुझे 100% क्या मिली, मेटा प्रोडक्ट मिली। जब मुझे 100% मेटा प्रोडक्ट मिली, हमने कहा ये जो बातें थी कि 40-40-20 वाली, 40-40-20 वाली, ये कहां गई, तो ये तो परेशानी वाली बात है ना। तो जब परेशानी वाली बात है तो फिर हमें समझ लगी कि नहीं भाई, जो आप ये कह रहे थे ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकली देखो तो एक ऐसा ग्रुप है
अच्छा ये मिथाइल है, यहाँ से सुनिएगा जरा, ये चेंज करना है, यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। असल में नाइट्रो का मैंने बना दिया, वो नाइट्रो का और है, टोल्यूइन का और है। एक मिनट माजर जरा, इसे देखिए ना, ये बनना है, ये मिथाइल है और दो किस्म की बननी है, दो किस्म की बननी है। यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है। तो एक देखा तो नाइट्रो यहां लगा हुआ था और एक देखा तो नाइट्रो यहां लगा हुआ था। यहां पे मान लो कि दो आए हैं और यहां मान लो कि दो वाटर निकले, ऐसे करना, ठीक है। लेकिन असल जो बात थी, जो मैंने आपको गेन करवानी थी, ये वाला है और दो नाइट्रो और ये वाला है पैरा नाइट्रो, ठीक है। वो जो पहला मैंने बनाया था वो असल में अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बनाना था, वो इसलिए मिसिंग हो गई। अब ये कितना था 50% और ये भी कितना था 50%। इसमें मेटा नजर ही नहीं आया, इसमें मेटा नजर ही नहीं आया। जब मेटा नजर ही नहीं आया तो कटाना पड़ गया। क्या मतलब आ गई कि ये तो कह रहा था कि 40% मेटा और 40% मेटा किधर गया, फिर 40% और तो 20% पैरा था, ये 50-50 क्यों हो गया? तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई तब्दीली आई है। अब उस तब्दीली को समझने के लिए हमें इसकी हकीकत जाननी थी। तो जब हमने हकीकत जानी ना, तो पहला तो हमें शक पड़ गया कि इसका मतलब ये जो आपने थियोरेटिकल अप्रोच बताई है ना, वो है ही गलत। थियोरेटिकल अप्रोच बताई है वो है ही रॉन्ग। ओके दैट्स गुड। अब सुनिए, नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन give two kind of products only. One is ortho and other is para, which suggests that methyl group have directional effect on incoming group at ortho and para position। इससे ये सजेस्ट हुआ कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। और डायरेक्शनल इफेक्ट कौन सा है? ऑर्थो और पैरा। तो वो जो ऑर्थो पैरा मेटा वाली कहानी खत्म हो गई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शनल इफेक्ट हुआ, तो हमने कहा चलो ये ग्रुप चेंज करके देखते हैं। मैंने ग्रुप चेंज करके देखा, मैंने कहा अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन करो, अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन करो। ये नाइट्रेशन ऑफ टोल्यूइन की है ना, तो मिथाइल ग्रुप का हमें समझ आ गया कि मिथाइल ग्रुप जो है ना वो कौन सा है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसने आने वाले को या ऑर्थो पे लगने दिया या पैरा पे लगने दिया, उसने मेटा पे लगने नहीं दिया। तो ये मिथाइल ग्रुप का डायरेक्शनल इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे था। तो अब नाइट्रेशन से के बाद हमने अल्काइलेशन करवा दी। तो जब अल्काइलेशन करवाई है तो वो भी सुन लें। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप है इसके ऊपर लगा। ये मैंने अल्काइलेशन करवाई। अल्काइलेशन का रिएजेंट आपको पता है, इधर आप ले लो AlCl3 लिया आपने। तो जब आपको ये मालूम हुआ कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा की बजाय तो नई शय बन गई है, नई शय का मतलब ये था कि इसका मतलब है कि ये जो हमारी पहली कहानी है वो तो बिल्कुल रज़ाए लाइफ से इंतकाल कर गई। ये बनी है सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट, और मेटा भी सिर्फ और सिर्फ कितनी बनी है 100%।
ऑर्थो पैरा का नाम ही कोई नहीं है, ऑर्थो पैरा का नाम ही कोई नहीं है। इससे हजरात ये कंफर्म हुआ कि जो ऑर्थो पैरा है वो मेटा नहीं है, जो मेटा है वो ऑर्थो पैरा नहीं। इसका मतलब है कि ग्रुप्स का डायरेक्शनल इफेक्ट है। एक ऐसे किस्म के ग्रुप है जो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे अटैच करवाते हैं, और एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो आने वाले को कहां पे अटैच करवा रहे हैं, मेटा पे। तो इसका डायरेक्शनल इफेक्ट मेटा पे था और इसका डायरेक्शनल इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे था। इसका मतलब कोई भी एक ग्रुप सारे कैरेक्टर नहीं रखता, एक ऑर्थो पैरा की किस्म है और एक मेटा की किस्म है। यहां से हमें कंफर्म हुआ। तो सुने, alkylation of nitrobenzene give only one kind of product called meta which suggests that NO2 is meta position डायरेक्शनल इफेक्ट। सही है। अब यहां से मुझे कंक्लूजन निकालना पड़ा, यहां से मुझे कंक्लूजन निकालना पड़ा। और कंक्लूजन में मैंने ये कहा एक्चुअली देयर आर two kind of different groups present at ring which have two different डायरेक्शनल इफेक्ट्स। उनके दो डिफरेंट ही डायरेक्शनल इफेक्ट्स है जो हमें ये जानने पे मजबूर कर रहे हैं कि उनके डायरेक्शनल इफेक्ट जो डिफरेंट है वो कौन कौन से हैं। विच आर नंबर 1 ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल और नंबर 2 मेटा डायरेक्शनल। नंबर 1 ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल, नंबर 2 मेटा डायरेक्शनल। सही है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल और मेटा डायरेक्शनल में ये हमें पता चला, क्या पता चला कि एक जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा है और दूसरा है मेटा। तो ये हमें समझा दिया कि टू डिफरेंट काइंड है, ठीक है, जिसके डिफरेंट डायरेक्शनल इफेक्ट्स हैं। जिसके डिफरेंट क्या है जी, डायरेक्शनल इफेक्ट है, एक ऑर्थो पैरा और एक मेटा डायरेक्टिंग। अब हमने इनको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग कौन से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से और मेटा डायरेक्टिंग कौन से। तो यहां पे हमारे पास ये शुरू होने जा रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मैं फिर से रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। स्टार्ट हमने किया तो स्टार्ट में मैंने ये कहा था आपको क्या कि भाई अपना क्या नाम उसे बोलते हैं, दो किस्म के ग्रुप्स, दो किस्म के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक डाई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या हमने कहा कि भाई जो एक ही किस्म की प्रोडक्ट देता है बेंजीन, क्यों, सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, सेम है, बिल्कुल सेम है, उनमें कोई इस तरह की हेर फेर
नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में मैं क्या पता चला कि भाई जब डाई सब्स्टिट्यूटेड आता है तो उससे तो 40 40 और 20 रेशो होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब चेक किया 40 40 20 रेशो नहीं थी। वो क्या रेशो बनी, वो आपको भी पता है, वो रेशो क्या बनी, एक बनी और दो पैरा की रेशो और एक बनी 100% मेटा की रेशो, 100% मेटा की रेशो। अब मैं डेफिनेशन करने लगा हूं, एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं, पहले और दो पैरा की और फिर मेटा डायरेक्टिंग की, और दो पैरा की और फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। जी, तो हमारे पास जो हमने अभी तक ये देखा है कि ऑर्थो पैरा और मेटा है। अब हमने समझना है ऑर्थो पैरा क्यों है और मेटा डायरेक्टिंग मेटा क्यों है। सही है, डिटेल से समझेंगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कि ये ग्रुप आने वाले ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि भाई हमने ये क्यों किया, सही है, कैसे किया, ये सारी चीजें हमने अब डिटेल से सीखने की कोशिश करनी है। तो हम कहते हैं दोज ग्रुप्स, वो वाले ग्रुप्स which are present at benzene ring and are, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनकी आदात हैं, वो हमने आपको डील करनी है। चंद आदात के सहारे ये जीते हैं, तो इनको जीते जी हमने पहचानना है। आदत नंबर 1, विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स टू बेंजीन रिंग। ये सारे के सारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के आदी होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या कह रहे हैं हम, दोज ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग एंड आर, पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स टू बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इससे हमें समझ आता है मोस्टली रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं। ये रिंग, जब इलेक्ट्रॉन किसी रिंग को मिल जाना है तो उस रिंग ने सुकून से थोड़ी ना बैठना है, उस रिंग ने तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाना है। तो जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी तो हम कहते हैं रिंग एक्टिव हो गया। दो बातें। तीसरी बात, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाते हैं भी बढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ सुने। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो हम कहते हैं इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जानिब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसका रुझान बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाना है तो वो पॉजिटिव वाले की तरफ ज्यादा ही भागेगा ना, ज्यादा भागने का मतलब उसका जो है चाहत बढ़ गई, यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ गई है। उसके बाद आखिरी बात, एड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाते हैं, आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर लगाते हैं। मसलन अब चंद चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन दिया तो रिंग को क्या कर दिया, एक्टिव। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। चौथी बात, ये रिएक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। जब रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिंग एक्टिव हो जाता है, रिंग एक्टिव हो जाता है, रिंग रिएक्टिव हो जाता है। और कहां पे रिएक्टिविटी, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, ऑर्थो और पैरा पे। तो जाहिर बात है जो आने वाला प्लस वाला है उसे इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए वो कहां पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। ऐसे ग्रुप कौन से हैं पहले ये पढ़ेंगे, फिर कैसे ये ऐसे हैं वो पढ़ेंगे हम। एग्जांपल्स हम इन्हें कहते हैं आर्काइड, ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एक बात हो गई, उसके बाद अगली बात की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। वो अगली बात क्या है, एग्जांपल्स हैं इसकी, जिसमें से एक एग्जांपल को लेकर हम इसे आगे मूव करवाएंगे। मसलन देखिए जरा, एग्जांपल में ये है एग्जांपल में ऐड कर रहा हूं, अब सुनते जाइएगा। जैसे मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, जैसे कि अमाइनो ग्रुप, जैसे कि प्राइमरी अमाइन, जैसे कि सेकेंडरी अमाइन, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे कि एल्कोक्सी ग्रुप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है जी, ये चंद एक चीजें हैं जो आपको हमने सिखानी है। सबसे पहली बात, इनमें से सिर्फ ये वाले, इनको हम लोग कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग भी, लेकिन ऑर्थो पैरा भी। और ये वाले सारे इन्हें हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। ये एंट्री टेस्ट के हिसाब से आपने याद रखना है, एफएससी में इतना ज्यादा इसका रोल नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आप। जो हेलोजेंस हैं, जो हेलोजेंस है ये भी बताते हैं क्यों रिंग डीएक्टिवेटिंग है। पहले रिंग एक्टिव करके दिखा देते हैं। यहां पे देखो, ये सारे के सारे के अंदर गौर से देखिएगा, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। इनके पास तो तीन तीन लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो सबके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुतात है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन वाफर मिकदार में हो तो जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन रिंग को दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे तो रिंग को एक्टिव बनाएंगे, डीएक्टिव नहीं बनाएंगे। तो इसलिए रिंग एक्टिव हो जाएगी। क्यों होगी? अब इनमें से मैं एक एग्जांपल जो है वो आप हजरात की गोशगुजार करूंगा, जो इनमें से जरा डिफिकल्ट टास्क वाली होगी, मैं वो करता हूं। ठीक है, कि वो वाली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ही क्यों, सही है, ऑर्थो मेटा क्यों नहीं है, या सिर्फ मेटा क्यों नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं बोलता हूं जरा 5 रिंग हमने बनाने ताकि हम लोग इन रिंग्स को जस्टिफाई कर सकें कि ये वाले भाई किस लिहाज से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो चलो सुनिए,
इनमें से लाइक मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देता हूं, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देता हूं। जब मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने बॉदर करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, वो जरा सुनने के काबिल है, जरा सुनिए। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया तो मेरा बच्चा जरा ध्यान रखो, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 2। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 2। जब 2 लोन पेयर वाली एक चीज हमारे पास मौजूद है, वो क्या करेगी? ये कहेगी ये लोन पेयर मुझसे ले लो। जाहिर बात है, ये वाला कार्बन किसका? रिंग का। ये ऑक्सीजन कहेगी मुझसे लोन पेयर ले लो। तो जब ये वाला कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, जाहिर बात है फिर ये मामला इस तरह हो गया ना कि ये ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल, उसके साथ हाइड्रोजन भी है। ठीक है, बाकी बॉन्ड्स यहाँ पे है। तो जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप सब इंसाफ करें, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा देगा? पॉजिटिव। और जिसको दिया है, इसको दिया ना, वो आगे शिफ्ट हुआ तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया? इस पोजीशन पे। अब नेगेटिव चार्ज रुकेगा नहीं, ये नेगेटिव चार्ज कहेगा मैं आगे जाके बॉन्ड बनाऊं, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है। जब ये इधर शिफ्ट करता है, कार्बन ने तो इधर पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कार्बन को इधर बनाना पड़ जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव क्यों हुआ। तो पाई बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनना कोई जुर्म नहीं है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड था, टूटा, पाई बॉन्ड तो बदले में बन गया ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव बना है, लेकिन अगले नंबर में पाई बन भी तो रहा है ना। ठीक है, दोनों में ये सिलसिला वैसे का वैसे ही है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहां से खत्म हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इधर पॉजिटिव वैसे का वैसे है, लेकिन नेगेटिव अब इधर आ गया। अब नेगेटिव इधर आ गया, अब ये नेगेटिव यहाँ नहीं टिकेगा, ये आगे बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से इसे इस कॉर्नर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब इस कॉर्नर पे नेगेटिव आ गया और इसमें पॉजिटिव आ गया, तो बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड एक इधर है, पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो गया। और आखिरी वाला पहले स्टेप का रिवर्स होता है, तो इसलिए सुनिए, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, जैसे ये वाला यहां से दूर गया ना, ये वापस आएगा, ये वाला ऑक्सीजन से आया था, अब ये ऑक्सीजन को वापस जाएगा, ये ले ऑक्सीजन को वापस रिटर्न हो गया। जब ऑक्सीजन को वापस रिटर्न हो गया तो यहां पे देखो वही सिंगल बॉन्ड OH, यहां डबल, यहां और यहां। सही है, अब इसको हम रिलेट कर रहे हैं, डबल हेडेड एरो से रिलेट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को किससे करते हैं? डबल हेडेड एरो से। अब जब डबल हेडेड एरो से किया तो मजे की बात सुने, अब सुने, जब मैंने इसका थोड़ा सा अहाता किया, जब इसके ऊपर OH था, तो मेरा मतलब जब ऑक्सीजन ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए तो वो नेगेटिव कहां कहां रहा है, सुनिएगा जरा अब ध्यान से। मिस्टर एवरीथिंग, नेगेटिव यहां पे आया, इस जगह पे आया, फिर नेगेटिव यहां नीचे आया, इस जगह पे आया, फिर नेगेटिव यहां पे आया, इस जगह पे आया। तो क्या मैं इस पोजीशन का नाम ऑर्थो बोलूंगा, इस पोजीशन का नाम पैरा बोलूंगा, इस पोजीशन का नाम भी ऑर्थो बोलूंगा? सही है, मेटा पे नहीं आया, ये अपना मैकेनिज्म ऐसा है, मैकेनिज्म के मुताबिक ये मेटा पे टिकता नहीं है। ओके, लेट्स एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू बेंजीन, इसने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया, एक बात कंफर्म। दूसरी बात, रिंग एक्टिवेटिंग, देखो एक होता है जिसके ऊपर नेगेटिव ना हो, और उसने अब मुतवज्जे किसकी तरफ होना है? देखो यहां पर कौन इसका इंतजार कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाला। अब मुझे बताओ, जिस रिंग पर नेगेटिव ना होता वो ज्यादा रिएक्टिव है, या जिस पर नेगेटिव आ गया वो ज्यादा रिएक्टिव है? जिस पर नेगेटिव आ गया वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव कर दिया उसे, यानी कि रिंग को क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया, तो इसलिए रिंग एक्टिवेटिंग हो गई। उसके बाद इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, और कहीं नहीं, यहां पे बढ़ाई है। फिर उसके बाद इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अब पॉजिटिव नेगेटिव को ज्यादा लाइक करता है, इस वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ गई। फिर आखिरी बात कि
इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे ऐड करवाएगा। अब मेरा पुत्र ध्यान करो, ये जो पॉजिटिव है या ये यहां पे ऐड होगा या ये यहां पे ऐड होगा, और ये कहीं पे भी नहीं ऐड हो सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है। वो ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ऑर्थो पे आते, ऑर्थो से फिर जंप करके पैरा पे आते, पैरा से जंप करके फिर किधर जाते हैं, वो ऑर्थो पे जाते हैं। मेटा पे वो रुकते नहीं है। ये रेजोनेंस की वजह से, किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे आई, इस वजह से ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाया। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कंफर्म हो गया यहां तक? ठीक है, अब सुनिएगा। अब एक मैं एग्जांपल देने लगा हूं कि ये टोलुइन है, ये मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा है ना, इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं। इसकी नाइट्रेशन के 3 तरीके हैं, सुनिएगा। HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4। यहां पे टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 1 टाइम नाइट्रेशन होगी। 60 to 70 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 2 टाइम नाइट्रेशन होगी। 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 3 टाइम नाइट्रेशन होगी। सही है? तो हमें यहां पे क्लियर कट यहां पे समझ आने जा रहा है, तो सुनिएगा जरा। यहां पे जो बेंजीन बनेगी, यहां पे भी बनेगी, दो किस्म की, और यहां पे बनेगी एक ही किस्म की। कैसे? जरा सुनिएगा, समझो। यहां पे या आने वाला नाइट्रो ग्रुप इधर लगेगा या आने वाला नाइट्रो ग्रुप इधर लगेगा। ठीक है, फिर सुने। जब टेम्परेचर थोड़ा है तो 1 टाइम नाइट्रेशन होगी, जब टेम्परेचर जरा हाई किया तो 2 टाइम नाइट्रेशन होगी। यानी कि यहां पे नाइट्रो और यहां पे नाइट्रो लग गया, या यहां पे नाइट्रो और दूसरी जगह पे भी उसी पोजीशन पे लग गया, दूसरी जगह पे भी, दूसरी साइड पे भी वही वाली पोजीशन पे लग गया। ठीक है, और जब टेम्परेचर फुल टाइम हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में देखो इधर लगा, हम कहते हैं सारी पोजीशन पे नाइट्रो लग गए। जब सारी पोजीशन देखी, लेकिन फिर भी मेटा पर कोई नाइट्रो के चांसेस नहीं थे। जब मेटा पर नाइट्रो के चांसेस नहीं थे, यहां से हमें कंफर्म हुआ कि भाई ये जो ग्रुप है ना, मिथाइल वाला, ये आने वाले ग्रुप को कहां कहां लगाता है? ये देखो, बताओ तो, ये वाली कौन सी प्रोडक्ट है? और दो, ये वाली कौन सी है? पैरा। ठीक है, ऐसे ही ये वाली और दो पैरा, और ये सिर्फ और दो। ठीक है, यहां पे अगर देखो ना, अगर नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। इसलिए इसे जनरली एक नाम देते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां से ये कंफर्म हुआ कि ये आई ऑर्थो और मेटा है, ऑर्थो और पैरा है, ऑर्थो और पैरा है, लेकिन यहाँ पे कोई मेटा कंडीशन है नहीं है। बस ये याद रखना है, यहाँ पे 2 टाइम नाइट्रेशन हुई है तो ये यूज होगा 2, और बेंजीन में भी 2 यूज हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 टाइम नाइट्रेशन हुई है तो यहाँ पे लिखना ये 4 है, 2 2। ठीक है, और बेंजीन यूज हो गए कितने? 2।
सही है, और यहाँ पे सिंगल टाइम नाइट्रेशन हुई है इसलिए, सही है। तो आप इसे अलग अलग से भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे कि अगर टेम्परेचर होगा 30 to 40 वन टाइम नाइट्रेशन होगी लेकिन मेटा पे नहीं जाएगी, फिर हमने टेम्परेचर हाई किया चलो मेटा पे चले जाए, लेकिन फिर नहीं गई, क्योंकि हमने और हाई किया कि मेटा पे चले जाए, 3 टाइम नाइट्रेशन हो गई है लेकिन मेटा पे नहीं गया, और 2 और पैरा पे रहा है, ट्राई नाइट्रोटोलुईन बनी। यहां तक हमारे पास था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहां पर हमारे पास क्या था, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैं रिवाइज कर रहा हूं, एक आखिरी बात सुने, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सेशन होगा, क्वेश्चन का सेशन मैं दूंगा आपको, ठीक है। कि ये वाले जितने भी ग्रुप हैं, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे लगवाते हैं, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे लगवाते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या पैरा पे बढ़ती है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। आने वाला ग्रुप मैंने एक बार नाइट्रेशन कराई ऑर्थो या पैरा पे, 2 टाइम नाइट्रेशन कराई ऑर्थो पैरा या ऑर्थो ऑर्थो आई, तीसरी टाइम नाइट्रेशन मैंने हाई टेम्परेचर पे करवाई कि सारे कार्बन बुक हो जाए, लेकिन इस पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगेगा ही नहीं। तो इस वजह से ये वाला कंफर्म हुआ कि ये वाला ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर हो गया। अब हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप करना है, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां तक आज के लिए इतना ही काफी है। तो मैं सिर्फ आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि इन्हें रिंग एक्टिवेटिंग क्यों कहते हैं। देखो भाई, ये रिंग है ना, ये हेलोजन है। मैं आपसे पूछता हूं, हेलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है या कार्बन? जाहिर बात है हेलोजन। इसीलिए ओवरऑल हेलोजन पर पार्शियल एक्टिव और रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन पर पार्शियल एक्टिव और अपना बेंजीन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसे हम कहते हैं ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। क्यों? बाय इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं किसी एक पर चार्ज आ जाने की वजह से दूसरे पर चार्ज का आ जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इस हेलोजन ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवा दिया। माना कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर देता भी है और दो पैरा डायरेक्टिंग बनाता भी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें ना तो हेलोजन पर नेगेटिव रहता है, पार्शियल नेगेटिव, और रिंग पर फिर क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को लाइक करेगा? नहीं, डिसलाइक करेगा। तो डिसलाइकिंग की वजह से हम कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग है। तो एमसीक्यू आता है बड़ा इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है चारों, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटिंग भी है, वजह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं। सही है। तो दैट वाज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्टिंग ग्रुप। सही हो गया। तो ये ओरिएंटेशन हमारी कंप्लीट हुई यहां तक। लो भाई, अल्लाह हाफिज।